हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने अपनों के साथ होंगे। तो क्या कहते हैं आप, लाइव आया जाए? और अगर आया जाए तो कब? वैसे मुझे लगता है आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं बिल्कुल भी बातचीत करने में मुझसे। बस आपको स्टोरी से ही मतलब है। चलिए, कोई बात नहीं, जैसा आपकी मर्ज़ी। लेकिन यूट्यूब महाशय की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग लाइव तो आना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि कब मिलती है थोड़ी फुर्सत। आइएगा, आप लोगों को जब भी टाइम मिले जुड़िएगा मेरे साथ। तो मैं हूँ अंज और आप सुन रहे हैं दी अनवांटेड मैरिज का भाग शायद 32। हाँ, यही तो है। तो अब तक आपने क्या देखा कि रूही और लिया जो है एक हो जाते हैं, और रूही एज अ CEO कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ में कुछ गड़बड़ पाती है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की फ़ाइल्स को ज़रा इधर उधर करने के लिए माया को कहती है। वहीं दूसरी ओर विराज को जब पता लगता है कि रूही एम्प्लॉयज़ को ट्रिप पर भेज रही है और तो और इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवा रही है, तो विराज का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है एज़ यूजुअल। लेकिन बेचारे विराज सिवाय इसके वो कर भी कह सकते हैं। तो बस यहीं तक पहुंची थी हमारी कहानी। जिसने नहीं सुना है वो जाइए ज़रा सुनिए, और हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। रूही लिया से कहती है, मंकी प्लीज़ बालकनी से मत आना, प्लीज़ तुम्हें कहीं चोट लग जाएगी। लिया कहती है, माय लव, चोट तो पहले ही लगी हुई है इस दिल पे। यू छी मंकी, ये फ्लर्टी चीप बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने। लिया रूही की बात का जवाब देती है और कहती है, बस जब से प्यार हुआ तब से खुद ब खुद सब कुछ आ गया। रूही कहती है, ओके ठीक है, अब जाओ यहाँ से। ओके माय लव, बट डोंट फॉरगेट आई लव यू। वो कहती, आई लव यू टू माय मंकी, बाय नाउ गो। और लिया रूही के फॉरहेड पर एक किस करके वहाँ से चली जाती है। रूही भी थोड़ा फ्रेश होकर आती है और वो फाइल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट की वो कुछ देर पढ़ती है। कुछ देर पढ़ने के बाद आभा रूही के रूम में आती है और उसे डिनर करने के लिए कहते हैं। रूही भी उनकी बात मानकर उनके साथ चली जाती है। नीचे जाती है तो रूही देखती है कि डाइनिंग हॉल में आलोक और युवान भी वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। आलोक रूही को देखकर कहते हैं, अरे रूही बेटा आओ। रूही भी उनकी बात का जवाब देती है और कहती है, जी डैड। आलोक रूही से कहते हैं, रूही बेटा तुम ट्रिप पर नहीं जाओगी क्या। रूही आलोक की बात सुनकर कहती है, नहीं डैड, मैं ट्रिप पर नहीं जा रही हूँ, मेरी जगह युवान जा रहा है, मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ा उसमें बिज़ी हूँ। आलोक कहते हैं, यूवी जा रहा है तो तुम भी साथ चली जाओ ना, थोड़ा सा बाहर जाओगी तो थोड़ा तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें थोड़ा फ्रेश फील होगा। और काम का क्या है, काम तो बाद में भी हो सकता है। वो कहती है, नहीं डैड ये इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी मैं अभी ठीक हूँ, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलोक रूही की बात सुनते हैं तो कहते हैं, ये तो अच्छी बात है कि तुम अच्छा फील कर रही हो, पर बेटा तुम काम के मैटर में तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, काम तो होता ही रहेगा। आलोक कहते हैं, हाँ एक बात और, तुम बोल रही थी ना कि तुम्हें वो तुम्हारा बॉडीगार्ड क्या नाम है उसका, LM, हाँ LM के साथ कुछ कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो मैंने उससे रिलेटेड कमिश्नर से बात की थी। उन्होंने कहा कि वो किसी दूसरे ऑफिसर को भेजेंगे। रूही जब आलोक की ये बात सुनती है कि वो LM की जगह किसी दूसरे ऑफिसर को भेजेंगे, तो वो अपना जो निवाला है जो वो उसके मुंह में होता है वो उसके गले में अटक जाता है। तो आभा उसकी बैग को रब करते हुए कहती, रूही बच्चा आराम से खाना खाओ, इतनी क्या जल्दी है, खाने में तो कम से कम आराम से खा लो।
रूही कहती सॉरी मॉम और डैड, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एलएम के साथ एडजस्ट कर लूँगी। आलोक थोड़ा शॉक होते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लोग ऐसे ही अपना जो डिनर है वो ख़त्म करते हैं। रूही डिनर ख़त्म करके अपने रूम में चली जाती है और बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है, तो वो उठकर फिर से बालकनी में जाती है और वहाँ से स्टाफ क्वार्टर की तरफ देखने लगती है, पर लिया उसे कहीं नहीं दिखती। तो वो खुद से ही कहती है अब ये मंकी कहाँ चली गई। और ऐसा बोलते हुए वो सोच ही रही है, तभी उनके घर के मेन डोर के सामने एक कार है, वो आकर रुकती है। तो रूही थोड़ा सा सेंसिवली आइज़ में उसकी तरफ देखती है और कहती है अभी कौन आया है। तो उस कार से लिया बाहर आती है और किसी को हक करती है। रूही उस पर्सन को देखने की कोशिश तो करती है कि लिया ने किसे हक किया है, पर वो देख नहीं पाती क्योंकि उसकी जो बैक है वो रूही की तरफ होती है। लिया उस पर्सन को बाय करते हुए अंदर आती है तो बालकनी में रूही को वहाँ खड़ा देखती है। लिया रूही की तरफ देखकर हंसती है, पर रूही उसे इग्नोर करके बालकनी से अंदर की तरफ चली जाती है। लिया उसे ऐसे देखती है तो खुद से कहती है अब इसे क्या हो गया। और ऐसा बोलते हुए वो अपने स्टाफ क्वार्टर्स में चली जाती है। वहीं रूम के अंदर रूही बेड पर बैठकर बस उसी पर्सन के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो कौन था जिसे लिया ने हक किया, और हक क्यों किया। ये सब सोचते सोचते रूही लेट तो जाती है, लेकिन उसे नींद कैसे आएगी। एक तो लिया ने उसे किसी थर्ड पर्सन को हक किया है, तो उसे कैसे सहन होगा ये सब। वो जब भी अपनी आंखें बंद करती है तो उसे बार बार बस उसी लड़की का ख्याल आता है कि आखिर वो लड़की थी कौन। रूही इसी बारे में सोच रही है और खुद से ही कहती है रूही तो उसके बारे में क्यों सोच रही है, चुपचाप सो क्यों नहीं जाती। और ऐसा बोलते हुए वो फिर से अपनी जो आंखें हैं वो बंद कर लेती है और कुछ ही देर में रूही को नींद भी आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूही सुबह जैसे ही उठती है तो वो देखती है कि उसका रूम बहुत सारे फ्लावर्स के बुके से भरा हुआ है, और वही सारे फ्लावर्स हैं जो उसके फेवरेट्स हैं। इतने सारे फ्लावर्स का बुके जो है वो देखकर रूही बहुत खुश हो जाती है। उसके पास सबसे पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा फ्लावर का बुके वो उठाती है जिसमें एक नोट है। वो उस बुके में से उस नोट को निकालती है और उसे पढ़ती है। रूही जब नोट ओपन करती है तो उसमें सॉरी लिखा होता है। रूही उस नोट को पढ़कर समझ जाती है कि ये लिया ने ही भेजा है। रूही अपने बिस्तर से उठती है और वहाँ रखे सारे बुकेस को अच्छे से अरेंज करती है और उन्हें सबको अपने बेड पर रखती है। और अरेंज करने के बाद वो शावर लेकर सीधा नीचे चली जाती है। युवान रूही को नीचे आता हुआ देख मुस्कुराता है और कहता है क्या बात है, आज तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फ्लावर के इतने सारे बुके किसने भेजे हैं। लगता है तुमने होटल को काफ़ी अच्छे से हैंडल करना स्टार्ट कर दिया है। रूही युवान की बात सुनकर आभा के बगल में बैठते हुए कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। युवान कहता है तूने अपने रूम में बुकेज नहीं देखे क्या। रूही कहती हाँ देखे तो। युवान कहता है तो ये कि अब हमें भी बता दे कि वो कौन है जो तुम्हें इतने सारे फ्लावर्स जो हैं वो मॉर्निंग से भेजे जा रहा है। तो रूही कहती है रूही जो है वो युवान की बात को इग्नोर कर देती है और आभा से कहती है मॉम ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, मुझे भूख लगी है। आभा रूही की बात सुनकर उसकी तरफ देखते और कहते अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि आज संडे है, तो मुझे लगा कि तुम देर से उठोगी। रूही कहती है आभा से नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो जल्दी उठ गई। आभा कहते हैं क्या खाना है बच्चा बताओ तो मैं वही बना दूँ।
रूही कहती कुछ भी बना दीजिए माँ, मैं खा लूँगी। आभा कहती है तुम्हारे फेवरेट डोसे बना दूँ। रूही आभा की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वो यूवी इन दोनों की तरफ देखता है और कहता है यहाँ मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ और आप दोनों मुझसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे। आलोक युवान की बात सुनकर हंसने लगते हैं। तो युवी भी उनकी तरफ देखता है और कहता है डैड अब आप क्यों हंस रहे हैं, और ये दोनों का कम थे क्या। युवान रूही की तरफ देखता है और कहता है रूही बताओ ना ये कौन है जो तुम्हें बुके भेज रहा है। रूही युवान से कहती है मुझे क्या मालूम है, वो उसमें कोई नोट वोट नहीं था, ना ही सेंड करने वाले का नाम था, तो मुझे कैसे पता होगा। और ये बोलकर रूही जो है उस बात को इग्नोर करके वो अपने रूम में चली जाती है। तो युवान आलोक से कहता है डैड मैं कह रहा हूँ हमें उस पर्सन का पता करना चाहिए जो रूही को बुके भेज रहा है, क्या पता वो कौन हो। आलोक युवान से कहते हैं युवी बेटा रूही को पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, तो बेहतर यही होगा कि हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। युवान भी आलोक की बात सुनकर कहता है जैसा आप कहें डैड, और वो ये कहकर अपने रूम में चला जाता है। रूही अपने रूम में जाके वॉशरूम में जाती है और चेंज करके बाहर आती है तो देखती है कि लिया रूम में है। तो लिया को रूम में देखकर वो एकदम से डर जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती मंकी कितनी बार बोला है कि ऐसे अचानक से सामने मत आया करो। और ऐसा बोलते हुए वो अपने चेस्ट पर हाथ रख लेती है। तो लिया उसके पास आती है और कहती उसमें मेरी क्या गलती, अगर तुम ना ही मेरे कॉल का जवाब दे रही हो ना ही मेरे मैसेजेस का, तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा ना, मुझे मजबूरन यहाँ आना ही पड़ा। रूही कहती है रूही लिया की बात सुनकर उसे इग्नोर कर देती है और अपने ड्रेसिंग के सामने मिरर के सामने जाके बैठ जाती है और अपना डेली रूटीन करने लगती है। तो लिया उसे ऐसा देखकर उसके पास आती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है लव क्या हुआ, नाराज़ हो क्या मुझसे, किस बात पर रूही जो है लिया की इस बात का भी कोई जवाब नहीं देती है। तो लिया फिर से रूही से कहते हैं लव व्हाट हैपेंड, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही तुम्हें क्या हुआ है। रूही लिया की बात सुनकर अपना फेस उसकी तरफ करती है और कहती है तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों, पर क्यों, मैंने क्या किया है। रूही कहती है तुम्हें सच में नहीं मालूम कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, या सिर्फ ना जानने का नाटक कर रही हो। लिया कहती है लव मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस बात पर गुस्सा हो। और ऐसा बोलकर रूही लिया जो है वो रूही को बैक से हक करने की कोशिश करती है, पर रूही उसे खुद को हक नहीं करने दे रही है, वो थोड़ा उसे पीछे पुश कर देती है। रूही लिया की तरफ देखती है और कहती है लव व्हाट हैपेंड, तुम मुझे हक क्यों नहीं करने दे रहे। तो रूही कहती है जाओ उसे ही हक करो जिसे कल गेट के बाहर किया था। रूही लिया की बात सुनकर थोड़ा सोचती है और कहती है मैंने किसे हक किया था, वो भी कल। लिया इतना ही बोलती है कि उसे याद आ जाता है कि जब वो कार से उतर कर घर के अंदर आ रही थी तब रूही ने उसे देख लिया था। तो लिया रूही की तरफ देखती है और मुस्कुराती है, कहती लव डोंट टेल मी कि तुम जेलस हो रही हो। रूही कहती हाँ हूँ मैं जेलस, तो तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाई, तुम्हारी वजह से मेरा माइंड बार बार बस उसी बात को सोचे जा रहा था। तो क्या अगर मैं जेलस हूँ तो हूँ मैं जेलस। लिया रूही की बात सुनकर उसे फिर से ज़बरदस्ती टाइटली हक करते हुए कहती रिलैक्स लव रिलैक्स, डोंट थिंक टू मच ओके। कल मैंने जिसे हक किया था और तुमने जिसे देखा था वो दिया थी और हर्षाली कार के अंदर बैठी थी, वो दोनों बस मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए आए थे और कोई बात नहीं है। तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें ये बात इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी तो तुम्हें मुझे कॉल करके पूछना चाहिए था ना
क्यों नहीं पूछा तुमने? लिया की ये बात सुनती है रूही को लगता है कि उसने छोटी सी बात का शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। तो रूही उसे कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लिया रूही की बात सुनकर उसके फॉरहेड पर एक किस करती है और कहती है इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। रूही लिया की बात सुनकर उसके फेस की तरफ थोड़ी देर देखती है और उसके लिप्स पर एक पैक ऑफ किस कर देती है। रूही लिया को जैसे ही किस करती है, लिया बस उसी पोजीशन में शॉक्ड है और उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई हैं और वो रूही की तरफ देखते हुए कहती है व्हाट डिड यू जस्ट किस मी? रूही कहती हाँ तो क्या, मैं नहीं कर सकती? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती। लिया कहती अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। और ऐसा बोलते हैं लिया जो है वो रूही को उसकी वेस्ट से खींचकर अपने पास कर लेती है और उसके फेस पर आते हुए उन बालों को उसके कान के पीछे करते उसके करीब जाती और अपने लिप्स को उसके लिप्स पर कर देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो रूही भी उस किस का रिस्पॉन्स करती है और अपने हाथों को रूही के नेक के पीछे कर देती है। तो लिया उसे और भी अपने करीब खींच लेती है और अब इन दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, 1 इंच का भी गैप नहीं है। ये दोनों अब एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और एक दूसरे को बहुत ही प्यार से, बहुत ही लविंगली, पैशनेटली एक दोनों जो है वो ये किस जो हो रहा है। और लिया रूही को किस करते करते ही उसकी पैरों से उसे लिफ्ट कर लेती है और उसके पैरों को अपने वेस्ट में क्लोज कर लेती है। उसे ऐसा करते हुए देख रूही थोड़ा किस को ब्रेक करती है लेकिन वो कर नहीं पाती। तो लिया उससे आंखों में इशारा करके पूछती है कि क्या हुआ। रूही भी अपनी आंखों से ही इशारा करके उससे पूछती है कि क्या कर रही हो तुम, तुम्हें पता है ना कि सभी लोग नीचे हैं, अगर कोई आ गया तो। लिया रूही की आंखों का इशारा समझ जाती है और उसे थोड़ा सा अलग करती है और कहते हैं कोई नहीं आने वाला है क्योंकि मॉम और डैड तुम्हारे मॉम और डैड से मिलने गए हैं और उन्हें आते आते शाम हो जाएगी। और रही बात उस पागल की, तो वो अपने फ्रेंड से मिलने गया है, तो कोई भी नहीं है नीचे और कोई भी नहीं आने वाला। तो तुम कहो तो वी शैल बी कंटिन्यू। और ऐसा बोलते हुए लिया रूही को वापस से किस करना स्टार्ट कर देती है। तो रूही वापस से उस किस को ब्रेक करती है और लिया की तरफ देखने लगती। तो लिया कहती अब क्या हो गया। रूही उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है बट वेट, डोंट लीव हिकीज। लास्ट टाइम मुझे उसे छिपाने के लिए कितना सारा मेकअप पुटअप करना पड़ा था, तुम्हें पता है। लिया रूही की बात सुनती तो हंसती है और कहती है आई कांट प्रॉमिस बट मैं कोशिश जरूर करूँगी कि मैं हिक्कीज़ ना छोड़ूं। ऐसा बोलते हुए वो लिया जो है वो रूही की लिप्स को वापस से अपने लिप्स में भर लेती है और उसे बहुत ही प्यार भरा एक एहसास वहाँ देना स्टार्ट कर देती है और रूही को किस करते करते ही उसे बेड पर लेटाते हुए खुद जो है उसके ऊपर आ जाती है। और ये सब लिया जो है बिना उस किस को ब्रेक करते हुए करती है। लिया धीरे धीरे उस किस को लिया रूही के लिप्स से सीधे उसके नेक पर किस करती है, फिर शोल्डर पर, और लिया के हाथ रूही की वेस्ट पर चल रहे हैं। लिया के हाथों का टच रूही की बॉडी पर छलकता जा रहा है। अब इन दोनों के बीच बस इनकी सांसों का फासला बाकी है। लिया एक बार फिर रूही के लिप्स की तरफ आती है और उसे वहाँ किस करना स्टार्ट करती है। ये लोग अब एक दूसरे के टेस्ट में उलझ रहे हैं। ये किस जो है वो थोड़ा और ओपन माउथ शुरू हो गया है।
लिप से टंग तक, टंग से पीक तक, और यही प्रोसेस न जाने कितनी बार रिपीट होता है। जो हाथ अब तक लिया के गर्दन में थे, वो अब लिया के शर्ट के बटन पर आ चुके हैं। रूही उन्हें अपने हाथों से लिया के एक एक बटन को अनबटन कर रही है। हर बटन के साथ एक हार्ट बीट जो है वो स्किप होता जा रहा है। रूही अब लिया का शर्ट पूरी तरह अनबटन कर चुकी है। उसके वेस्ट का नेक लाइन अब रूही को साफ साफ नज़र आ रहा है। वो लिया के ब्रॉड शोल्डर्स, टोन चेस्ट रूही को साफ साफ दिख रहा है। रूही अपनी उंगलियों को लिया के उस कॉलर बोन पर घुमाती है, थोड़ा पॉजिटिवनेस के साथ। लेकिन इन दोनों की जो किस है ये ब्रेक नहीं होती। ये किस पहले सॉफ्ट, देन थोड़ा वाइल्ड, और अब डीपर के साथ साथ थोड़ा पैशनेट हो चुका है। लिया के हाथ अब रूही की कमर से उसकी बैर बैक में फिसल रहे हैं। लिया अब रूही के टी शर्ट को एक सेकंड नहीं लगाती निकालने में, और वो एक झटके में उसे पता नहीं कमरे के किस कोने में निकाल फेंकती है। लिया रूही के क्लीवेज पर अपने होठों से किस करती है और वहाँ सक करती है। बहुत धीरे से एक सीधी लकीर बनाते हुए वो रूही के उस बेली बटन नेवल तक जाती है। अब रूही के हाथ लिया के बालों तक पहुंच गए हैं और उसने लिया के बालों को कसकर जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। इस टच ने जैसे रूही को और उत्तेजित कर दिया है। रूही अपनी टूटती हुई सांसों से कहती है, लिया अपना नाम रूही के मुंह से सुनती है तो रूही की आंखों में देखती है। इंटेंस, लविंग और फुल ऑफ डिज़ायर भरी नज़रों से वो रूही की तरफ देखती है। लिया एक बार फिर से अपने होठों को रूही के अपर लिप को किस करती है, जैसे वो कोई वाइन का सिप पी रही हो। वो उसे वहाँ इस तरह स्मूच करती है, फिर थोड़ा वो नीचे आती है, उसकी जॉ लाइन पर उसे किस करती है। रूही की सांसें अब रुक रही है, उसकी आंखें जो है वो बंद है और उसकी धड़कनें अब काफ़ी बढ़ गई है। लिया फिर से एक बार रूही की नेक पर सक करती है, वहाँ किस करती है और वहाँ एक मार्क भी देती है उसे, और सीधे उसके कॉलर बोन पर आती है। वहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग बाइट करती है और अपनी टंग से वहाँ लिक करती है। ये फील करके रूही जो है अब उसका हल्का हल्का मौन करना स्टार्ट हो चुकी है। वो उसकी हल्की हल्की आहें जो हैं वो इस कमरे में सुनाई देने लगी है। लिया रूही के चेस्ट पर जो है वहाँ बाइट करती है, सक करती है और अपनी प्रेसिंग वहाँ कंटिन्यू करती है और अपनी टंग से वहाँ अल्टरनेट सर्कल बनाने लगती है। और लिया के हाथ अब सीधा रूही की थाइस पर पहुँच चुके हैं। वो धीरे से वहाँ अपनी उंगलियों से सहलाने लगी है। ये एहसास पाते ही रूही की जो लेग्स हैं वो टाइट हो गई है। उसका जो सर है वो और जैसे उस बेड में घुस जाना चाहता है। कमर जो है उसकी वो उठ गई है। लिया के हाथों ने अब अपनी जगह जाकर अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है। पहले वो रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन रूही की मॉर्निंग के साथ साथ ये जो रफ्तार है, लिया के हाथों की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। बेड की चादर अब पूरी खींच सी गई है। पूरे कमरे में बस रूही की बढ़ती सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। दोनों की ही धड़कनें इस कमरे में सुनाई दे रही है।
और कुछ देर में कमरे में ये जो सांसों की आवाज़ है वो अब हल्की हो गई है। वक्त जैसे थम सा गया है। इन दोनों के माथे पर ही पसीने की जो बूंदें हैं वो लहरा गई है और दोनों के ही वॉइस बॉक्स जैसे सूख से गए हैं। तो गाइज़ आज की स्टोरी यहीं तक। कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिए। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव में कुछ बातचीत करें तो प्लीज़ 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 बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, राधे राधे।